आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य विशेष की सामान्य जानकारी के बारे में। मध्य प्रदेश राज्य विशेष का गठन कब हुआ, मध्य प्रदेश राज्यसभा में लोकसभा राज्यसभा की कितनी सीटें हैं और कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिनको सामान्य जानकारी की श्रेणी में रखा जाता है। तो यहीं से हम अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश राज्य विशेष के सामान्य अध्ययन के क्रम में जो ये पहली वीडियो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य से जुड़े हुए जो फैक्ट हैं, जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में मददगार होते हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। इसी तरह से फिर हम आगे मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में, यहाँ की राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में धीरे धीरे इसी तरह से ये क्रम हमारा चलता रहेगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं आज सामान्य जानकारी के क्रम में किन तथ्यों को आप सबको याद करना है, किन का नोट्स बनाना है, उन सब की चर्चा हम करते हैं। तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश राज्य विशेष का हम अध्ययन कर रहे हैं या किसी भी राज्य विशेष का जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले पता होना चाहिए उस राज्य का गठन कब हुआ, उस राज्य की स्थापना कब हुई। तो मध्य प्रदेश राज्य विशेष के संदर्भ में यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। और क्योंकि 1 नवंबर को गठन हुआ था इसलिए प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को मध्य प्रदेश राज्य विशेष का स्थापना दिवस मनाया जाता है। दूसरी बात आती है कि मध्य प्रदेश राज्य विशेष जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य है ये 2000 में अलग हो गया, मतलब छत्तीसगढ़ इससे अलग हो गया। तो जब 2000 में छत्तीसगढ़ इससे अलग हुआ, कब हुआ था छत्तीसगढ़ का विभाजन? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ मध्य प्रदेश से। और जो आधुनिक मध्य प्रदेश है वो 1 नवंबर 2000 के बाद अस्तित्व में आया। और जो अब आधुनिक प्रदेश की आप भौगोलिक सीमा देख रहे होंगे, इसका जो ये सीमा जो बनाई गई है कब से आई है अस्तित्व में? 1 नवंबर 2000 के बाद से आई है। अब बात आती है मध्य प्रदेश के नाम का। किसने इसका नाम दिया कि मध्य प्रदेश ही इसका नाम होना चाहिए? तो मध्य प्रदेश राज्य विशेष का जो नाम दिया गया है वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया है। और जब बात आती है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो यदि आप टू द पॉइंट कार्यक्रम देखते होंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ याद आया होगा। क्या याद आया होगा कि अभी हाल ही में कुछ बंदरगाह के, जैसे कोलकाता बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह का नाम किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर रखा गया है। आप सब ने देखा होगा कि किस प्रकार से कोलकाता बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। तो भारत में जो बंदरगाह हैं, जब हम बात करें तो मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं, पोर्ट ब्लेयर को छोड़कर। तो भारत के जो मुख्य भूमि पर स्थित बंदरगाह हैं उनमें से 4 बंदरगाह ऐसे हैं जिनका नाम किसी व्यक्ति विशेष पर रखा गया है। और ये चारों आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है प्रारंभिक परीक्षा में, तो आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप टू द पॉइंट इससे देख लीजिएगा जिसमें कोलकाता बंदरगाह के बारे में बताए गए। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं इनके नाम पर भी एक बंदरगाह का नाम रखा गया है। और जो बंदरगाह है उसको पहले बोलते थे नेहवा सेवा, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। अब उसका नाम हो गया है जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट अब नया नाम हो गया है। तो इनके नाम पर भी एक बंदरगाह है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बात आती है मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है। तो मध्य प्रदेश की राजभाषा है हिंदी। और जब भी बात आती है राजभाषा की तो राजभाषा आपको पता चल गया हिंदी। लेकिन क्या आपको पता है कि संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का जिक्र किया गया है? तो संविधान की ये 8वीं अनुसूची है जहाँ पे भाषाओं के बारे में बताया गया है। और भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। ये आपको पता होना चाहिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, पॉलिटी का प्रश्न बन सकता है। अब एक चीज़ यहीं पर और जान लीजिएगा, क्या जो भी हमारी भाषाएँ हैं, जो भी 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाएँ हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए उन भाषाओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार हो, उन भाषाओं का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, तो इसके लिए जो हमारी सरकार है, केंद्र सरकार, तो इसके द्वारा इसके निर्देशन में एक पुरस्कार दिया जाता है जिसको बोलते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है वो जो 8वीं अनुसूची में हमारी 22 भाषाएं हैं उनके लिए दिया जाता है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि इस 22 भाषाओं के अतिरिक्त भी 2 ऐसी भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में नहीं हैं, फिर भी उनको साहित्य अकादमी पुरस्कारों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। उन भाषाओं में भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो आपसे पूछा
जा सकता है कि कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची के अतिरिक्त हैं जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो वो भाषाएं दो हैं, एक है अंग्रेजी और एक है राजस्थानी। और जैसे ही बात अंग्रेजी की आती है तुरंत आपको क्या याद आने चाहिए? शशि थरूर याद आना चाहिए। क्यों याद आना चाहिए? क्योंकि इनकी एक पुस्तक थी एन एरा ऑफ डार्कनेस, जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में दिया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो है दूधराज या शाह बुलबुल इसको बोलते हैं। भारत में 2 कलरों में, 2 रंगों में ये देखने को मिलते हैं। तो दोनों रंग कौन कौन से हैं? एक ब्लैक रंग में आपको देखने मिलते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक में, और दूसरा पिंक कलर में ये देखने को मिलते हैं। तो कलर महत्वपूर्ण नहीं है, ये पता होना चाहिए कि दूधराज शाह बुलबुल यहाँ का राजकीय पक्षी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय पशु के बारे में। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है उसको बोलते हैं बारहसिंघा। ये ब्रेडरी प्रजाति का, इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है रेसुकरस, और ये नाम मैं स्पष्ट कर देता हूँ, इसमें मैम ने शायद मिसप्रिंट कर दिया है, कोई बात नहीं। वैज्ञानिक नाम जो है मैं आपको कमेंट बॉक्स में सबमिट कर दूंगा क्या है इसका, और वैज्ञानिक नाम से ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका वास्तविक नाम क्या है। तो इसका वास्तविक नाम है बारहसिंघा, लेकिन प्रजाति इसकी क्या है? प्रजाति इसकी है ब्रेडरी प्रजाति का है। और ये जो बारहसिंघा है मध्य प्रदेश राज्य विशेष का एक राष्ट्रीय उद्यान है, वहीं पर ज़्यादातर मात्रा में ये पाए जाते हैं। तो आपके लिए ये राष्ट्रीय उद्यान भी महत्वपूर्ण है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में ये जो बारहसिंघा हमारा है, जो मध्य प्रदेश राज्य विशेष का राजकीय पशु है, वो किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के अंतर्गत एक राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम है कान्हा। आप कान्हा के बारे में सुनते होंगे। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वहीं पर इस बारहसिंघा जो है, जिसको एक प्रकार से हिरण की प्रजाति ही बोला जाता है, तो बारहसिंघा जो है कहाँ पे मिलता है? जो राजकीय पशु है मध्य प्रदेश का, सबसे ज़्यादा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात आती है मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष के बारे में। तो आपको बता दें कि जो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है वही हमारा राष्ट्रीय वृक्ष भी है। तो राष्ट्रीय वृक्ष और राजकीय वृक्ष मध्य प्रदेश का दोनों बरगद हैं, और बरगद का वैज्ञानिक नाम जो है वो है फाइकस बेनगैलेसिस। फाइकस बेनगैलेसिस ये इसका वैज्ञानिक नाम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद बात आती है मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय फल है आम, और आप सब जानते होंगे कि राजकीय फल के साथ साथ राष्ट्रीय फल भी आम है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय फल जो है वही हमारा राष्ट्रीय फल भी है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और राजकीय पशु पक्षी एवं वृक्ष जिनकी चर्चा अभी हमने किया कि राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी है बुलबुल, और राजकीय वृक्ष है बरगद। इसकी घोषणा कब की गई? कब ये निश्चित किया गया कि मध्य प्रदेश राज्य विशेष के ये सारे राज्य चिन्ह होंगे, ये राजकीय वृक्ष होगा, ये राजकीय पक्षी होगा? तो इसकी घोषणा हुई थी 1 नवंबर 1981 को। 1 नवंबर 1981 को राज्य की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसकी घोषणा की गई थी। तो राज्य के 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर राजकीय वृक्ष, राजकीय पक्षी और राजकीय पशु की घोषणा की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। यदि तिथि नहीं पता है 1 नवंबर, क्योंकि आपको जब ध्यान में आ जाएगा कि स्थापना दिवस, 25वीं स्थापना दिवस, तो निश्चित रूप से आपको 1 नवंबर याद रहेगा। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि जो राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय जो हमारा वृक्ष है, इसकी घोषणा कब की गई? 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। और 25वीं वर्षगांठ कब थी? 1 नवंबर 1981 को थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय पुष्प के बारे में। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है सफेद लिली, जिसका वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैंडिडम। लिलियम कैंडिडम ये इसका वैज्ञानिक नाम है, सफेद लिली बोलते हैं। अब यहीं पे ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत का राजकीय पुष्प क्या है। तो भारत का राजकीय पुष्प है कमल, आप सबको पता है। फिर बात आती है मध्य प्रदेश के राजकीय खेल के बारे में। मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो है मलखंभ, और इसको 2013 में राजकीय खेल घोषित किया गया था। और जब भी बात आती है राजकीय खेलों की तो आपको क्या पता होना चाहिए? यदि आप मध्य प्रदेश राज्य विशेष की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे खिलाड़ियों का नाम पता होना चाहिए जो मलखंभ में भाग लेते हों, मलखंभ के लिए जाने जाते हों, क्योंकि ये आपका राजकीय खेल है। तो इसके बारे में जरूर आपको जानकारी होनी चाहिए। कम से कम 1 से 2
व्यक्ति आपको पता होने चाहिए जो मलखंभ राष्ट्रीय खेल से जुड़े हुए हैं, मलखंभ राजकीय खेल से जुड़े हुए हों। बात आती है मध्य प्रदेश का राज्य नाट। तो जो मध्य प्रदेश का राज्य नाट है इसको बोलते हैं माची। कहाँ पे? मालवा अंचल जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है। इसके बाद क्या है? मध्य प्रदेश का राज्य नृत्य। तो राई यहाँ का राज्य नृत्य है और विशेषकर ये बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का राजकीय फसल क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है सोयाबीन, और सोयाबीन का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ग्लाइसिन मैक्स। तो ग्लाइसिन मैक्स ये इसका वैज्ञानिक नाम है, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, राजकीय मछली की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय मछली है वो है महासीर और इसका वैज्ञानिक नाम है टैरफ्यूटटोरा। टैरफ्यूटटोरा ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ऐसे में क्या नाम है जो सामान्य भाषा में प्रयोग किया जाता है वो नाम है महासीर, और 2011 में इसको राजकीय मछली घोषित किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहीं पे बात राष्ट्रीय मछली की बात कर लेते हैं। तो क्या आपको पता है भारत की राष्ट्रीय मछली क्या है? तो डॉल्फिन, गंगा की जो डॉल्फिन होती है वो हमारा राजकीय मछली, वो हमारी राजकीय मछली है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और डॉल्फिन के लिए बहुत सारी परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं केंद्र सरकार के द्वारा, वो भी आपको पता होना चाहिए। विशेषकर बिहार राज्य के पटना में एक केंद्र, डॉल्फिन प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। डॉल्फिन से संबंधित रिसर्च के लिए केंद्र स्थापित किया गया है पटना में, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह के जो राष्ट्रीय महत्व के चिन्ह हैं, जो राजकीय महत्व के चिन्ह हैं, उनके बारे में कुछ भी तथ्य यदि आपको पता चले वो आपको फैक्ट याद होना चाहिए, और जहां आप इसके नोट्स बनाएं वहीं पे कुछ जगह स्पेस ऐसा छोड़ के रखें कि आगे भी इनसे संबंधित कुछ चीज़ें हैं तो वहीं पे नोट की जा सके। आगे देख लेते हैं मध्य प्रदेश का गान। तो मध्य प्रदेश का जो गान है उसको बोलते हैं मेरा मध्य प्रदेश। इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं श्री महेश श्रीवास्तव। महेश श्रीवास्तव द्वारा इसकी रचना की गई है। मेरा मध्य प्रदेश नामक जो है मध्य प्रदेश का गान है, 2010 में इसकी रचना की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। राजकीय नदी की बात करें तो राजकीय नदी यहाँ की है नर्मदा, ये आप सबको पता होगा। नर्मदा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो भी डिटेल है ये आपको जब भौगोलिक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन कराया जाएगा वहां आपको बताया जाएगा, ठीक है। आगे बात आती है राजकीय चिन्ह की। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो है 24 स्तूप आकृति के भीतर एक वृत्त है जिसमें गेहूं व धान की बालियां प्रदर्शित की गई हैं। इस तरह के प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हैं, यूपीएससी में भी पूछे गए हैं, तो आपको तैयार रहना। क्या? क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि जो हमारा राजकीय चिन्ह है उनमें क्या चीज़ें प्रदर्शित की गई हैं। राजकीय चिन्ह जो हमारा है उसमें क्या चीज़ें प्रदर्शित की गई। जैसे आरबीआई का लोगो आप देखते होंगे, तो आरबीआई का जो लोगो है उसमें क्या चीज़ें प्रदर्शित की गई हैं। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको इन सब के लिए भी तैयार रहना है। तो इसमें क्या बताया गया है कि 24 स्तूप आकृति के भीतर एक वृत्त है जिसमें गेहूं और धान की बालियां, ये अवश्य पता होना चाहिए कि क्या है, गेहूं और धान की बालियां प्रदर्शित की गई हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज आपका होमवर्क है, क्या देखना है आपको, भारत का जो राजकीय चिन्ह है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा, जो हमारी प्रमुख संस्थाएं जैसे आरबीआई के जो हमारा राजकीय चिन्ह है उसके बारे में आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आरबीआई का जो राजकीय चिन्ह है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जो लोगो है, तो इन सब के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि हालिया प्रश्न इस तरह के भी पूछे जा रहे हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है जब हम भौगोलिक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करेंगे वहाँ पर हम देखेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें कि कुल देश के क्षेत्रफल का कितना है, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रखता है, तो मध्य प्रदेश जो हमारा राज्य है वो पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.38% समाहित करता है। मतलब 9.38% क्षेत्रफल जो है मध्य प्रदेश, इसका मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है ये कुल भारत के 9.38% क्षेत्रफल के बराबर है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है मध्य प्रदेश के उपनाम। तो मध्य प्रदेश के बहुत सारे उपनाम हैं जैसे नदियों का मायका, सोयाबीन राज्य, हृदय प्रदेश, कोहिनूर, हीरा प्रदेश, लघु भारत, सेंट्रल प्रोविंस, बरार,
टाइगर स्टेट। और जब टाइगर स्टेट की बात आती है, आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जो टाइगर हैं उनकी रक्षा के लिए एक अलग से स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स जो है गठित किया है, सिर्फ टाइगर की सुरक्षा के लिए। तो मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है। और फिर आ गया क्या, भारत का इथियोपिया। भारत का इथियोपिया इसमें क्यों कहते हैं इसको भारत का इथियोपिया? क्योंकि पूर्व के समय में और आज भी, क्योंकि मध्य प्रदेश आप जानते होंगे जनजातीय बाहुल्य वाला राज्य है, जनजातीय बाहुल्य वाला राज्य है। तो यहाँ पे क्या है, कुपोषण की समस्या विद्यमान है। तो कुपोषण की समस्या के कारण इसको क्या बोला जाता है, भारत का इथियोपिया। क्योंकि आप जानते हैं, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए इथियोपिया कहाँ पे है। तो इथियोपिया कहाँ पे है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें कहाँ पे है, लेकिन इससे संबंधित एक तथ्य मैं बता देता हूँ कि इथियोपिया जो है यहाँ के एक प्रधानमंत्री हैं, उनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला था। क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? हालिया करंट अफेयर्स है, ये आपको बताना है क्योंकि करंट अफेयर्स जो हमारा विशेषांक होता है इसमें इसकी चर्चा की गई है। तो सबसे पहली बात आप बताएंगे इथियोपिया किस महादेश के अंतर्गत आता है। दूसरी बात कि यहाँ के कौन से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी हैं उनका नाम क्या है और उनको नोबेल प्राइज़ मिला है तो किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला है, ये आप हमें बताएंगे। आगे बात आती है मध्य प्रदेश के संभाग के बारे में। तो मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग हैं। नवीनतम जो संभाग बना है वो हमारा शहडोल संभाग है। जिलों की बात करें तो 52 जिले हैं। नवीनतम जिला जो है निवाड़ी बना है। टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी का निर्माण किया गया था। इसके अतिरिक्त बात आ जाए कि नया जिला जो है वो कब निर्मित हुआ, तो 1 अक्टूबर 2019 को नया जिला 52वां जिला जो है वो निवाड़ी बना था, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है तहसील, जनपद, पंचायत, ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जिलों की संख्या पूछी जा सकती है तो जिले आपको पता होना चाहिए। जोन कितने हैं, आईजी पुलिस रेंज जोन कितने हैं, तो 11 जोन है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अब बात आई लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि आपके राज्य विशेष में लोकसभा की कितने सीटें आती हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य विशेष से टोटल लोकसभा की जो सीटें आती हैं वो 29 सीटें आती हैं। और आपको ये भी पता होगा कि संविधान के आर्टिकल 81 में 81 में लोकसभा की संरचना की बात की गई है। लोकसभा की कैसी संरचना होगी इसकी चर्चा हमारे संविधान के आर्टिकल 81 में की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। पूरे भारत में बात किया गया था कि लोकसभा की टोटल 552 सीटें होंगी, लेकिन वर्तमान समय में कितनी रखी गई है, 545 सीटें ही। 545 सीटों पर ही निर्वाचित किए जाते हैं प्रतिनिधि। और 545 में 543 सीटें ऐसी हैं जो प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से जाती हैं और 2 सीटें ऐसी हैं जो राष्ट्रपति उसमें नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति उस पर प्रतिनियुक्त करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो 543 है उसमें भी अलग अलग डिवाइड किया गया है कि 543 जो सीटें हैं उनमें से 530 सीटों से राज्यों से चुनकर प्रतिनिधि आएंगे। बाकी की जो 13 सीटें होंगी उसमें जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ से प्रतिनिधि चुनकर आएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए जनरली कि कहाँ पर चर्चा की गई है। कम से कम ज़्यादा जानकारी नहीं है तो इतना तो पता होना चाहिए कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन की बात की गई है, लोकसभा की संरचना की बात की गई है। इतनी जानकारी, सामान्य जानकारी हर किसी को होना चाहिए। फिर बात कर लेते हैं हम राज्यसभा सीटें की। तो राज्यसभा की टोटल 11 सीटें हैं। मध्य प्रदेश राज्य विशेष में टोटल 11 सीटें राज्यसभा की आती हैं। और जब राज्यसभा की बात आती है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना की बात की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। वर्तमान समय में आप जानते हैं कि राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। और मध्य प्रदेश राज्य विशेष की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य विशेष में वर्तमान समय में जो सीटें रिक्त हैं लोकसभा की, वो 3 सीटें रिक्त हैं। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश राज्यसभा में मध्य प्रदेश राज्य से 3 सीटें राज्यसभा के लिए रिक्त हैं। टोटल 11 सीटें हैं तो 3 रिक्त हैं। 3 सीटों के लिए जो है प्रतिनिधि यहाँ से चुने जाएंगे, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आती है विधानसभा सीटों की। मध्य प्रदेश में टोटल 231 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 230 के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जबकि 1 को जो है राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसमें से जो हमारी सीटें हैं लोकसभा की जो सीटें हैं यहाँ पे, उनमें से अनुसूचित जात के लिए 4 सीटें आरक्षित की गई हैं, अनुसूचित जनजात के लिए 6 सीटें आरक्षित की गई हैं।
तो टोटल जो हमारी लोकसभा की यहाँ पे सीटें थी 29 सीटों में 10 सीटें जो है आरक्षित हैं, सिर्फ 19 सीटें जो है सामान्य और अन्य कैटेगरी की कैंडिडेट के लिए हैं। तो मतलब 10 सीटें तो निश्चित रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। इसी तरह से विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा की कुल 82 सीटें ऐसी हैं जो आरक्षित की गई हैं, जिनमें से 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। तो आरक्षण कितना है सीटों का, ये आपको पता होना चाहिए, ये फैक्ट पूछा जा सकता है। एक तो कुल कितनी सीटें हैं, दूसरी आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षित कितनी की गई हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। विकास खंड की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य विशेष में टोटल 313 विकास खंड आते हैं और इसमें से 89 विकास खंड ऐसे हैं जो आदिवासी बाहुल हैं, मतलब जिनको आदिवासी विकास खंड कहा जाता है। नगर की बात करें तो नगर 476 नगर हैं मध्य प्रदेश राज्य विशेष में, जनगणना 2011 के अनुसार, ये भी आपको पता होना चाहिए। कुल गांवों की संख्या पूछी जा सकती है तो मध्य प्रदेश राज्य विशेष में कुल गांव है 54,903, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इससे प्रश्न बन सकता है। और आगे इसमें क्या देखना है, नगर निगम हो गया, नगर पालिकाएं हो गया, इन सब से ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं कि कितने नगर निगम है, कितने नगर पंचायत हैं, तो इन सब के बारे में ज़्यादा जानकारी रटने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी आप सब जानते हैं भोपाल है और भोपाल में एक नई मेट्रो बन रही है जिसका नाम रखा गया है राजा भोज मेट्रो। और राजा भोज मेट्रो, यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है क्या कि राजा भोज जो थे वो जो है उनका वंश क्या था, तो किस वंश के राजा थे राजा भोज, इसके बारे में भी प्रश्न बन सकता है, आपको पता होना चाहिए, पूर्व में बताया गया है। फिर बात आती है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी क्या है, तो सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश में जो सिंगरौली क्षेत्र है उसको बोला जाता है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताप विद्युत घर हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी की बात करें तो यहाँ पे औद्योगिक राजधानी क्या है, इंदौर। और इंदौर का जैसे ही आपके जहन में, आपके दिमाग में नाम आता है, क्या याद आना चाहिए कि भारत का एकमात्र ऐसा शहर था जो लगातार तीसरी बार स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पे था। जो हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था उसमें लगातार इंदौर तीसरी बार टॉप पर रहा था, ये आपको पता होना चाहिए। राजधानी शहरों में भोपाल प्रथम स्थान पे था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो भी चीज़ें आप जोड़ सकें, जो भी चीज़ें आप कोरिलेट कर सकें अपने दिमाग के अनुसार से, जो भी आपने कहीं पढ़ा है, सुना है, तो उसको करने का प्रयास किया करें। यदि आपको नहीं भी याद रहा है लेकिन आपको लग रहा है कि हमने पढ़ा है कुछ इस तरह से, तो उसके लिए प्रयास किया करें। आपके पास गूगल सर्च है तो इसके माध्यम से, नेट के माध्यम से इसका प्रयोग कर चीज़ों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया करें, क्योंकि इस तरह से यदि आप अपने दिमाग से एक्सरसाइज कर कोई भी खोज निकालते हैं, कोई भी फैक्ट खोज निकालते हैं, तो निश्चित रूप से वो पूरी लाइफ याद रहेगा, भूलने वाला नहीं है। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। और पढ़ना कैसे है इसके लिए मैंने बताया था, अब एक सप्ताह पूरा भी होने वाला है, तो आप सबसे उसके बारे में रिव्यू लिया जाएगा कि कैसा रहा, आपने यदि एक सप्ताह अनुसरण किया तो क्या चीज़ें आपको लगी कि बेहतर हैं, या कैसे आपको लगा कि जो हमारा कार्यक्रम है जिस तरह से मैंने बताया कि इस तरह से पढ़ना चाहिए वो गलत है, तो उसके बारे में भी आपको मतलब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों से आप हमें अवगत कराएंगे। आगे बात करते हैं राज्य की सीमा से लगे राज्यों की संख्या। तो जो मध्य प्रदेश राज्य विशेष है इससे टोटल 5 राज्य ऐसे हैं जो जिनकी सीमा साझा होती है। कौन कौन से? उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र तथा पश्चिम में राजस्थान और गुजरात। इतने राज्य हैं जिनसे मध्य प्रदेश राज्य विशेष की सीमा लगती है। और इसमें भी कुछ फैक्ट ऐसे आपको देखने हैं कि इसमें से मध्य प्रदेश राज्य विशेष के कुछ ज़िले ऐसे हैं, मध्य प्रदेश राज्य विशेष के कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनसे 2 राज्यों की सीमा लगती है। तो ऐसे ज़िलों के बारे में आपको पता होना चाहिए, आगे मैं उन्हीं पर बात करने वाला हूँ। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की बात करें तो जबलपुर में है, इंदौर और ग्वालियर में भी जो है अस्थायी खंडपीठ स्थापित की जा चुकी है, राष्ट्रपति का आदेश हो गया है इस पर। भोपाल में भी एक खंडपीठ स्थापित करने की बात की जा रही है, तो जब होगा तब आपसे बताया जाएगा। मध्य प्रदेश का राज्यगान क्या है? तो मध्य प्रदेश का राज्यगान है, सुख का दाता सबका साथी, सुख का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। तो ये आपको अवश्य पता होना चाहिए। इसके रचनाकार पहले ही हमने प्रारंभ में ही बात कर लिया था कि इसके रचनाकार कौन से हैं, महेश श्रीवास्तव इसके रचनाकार हैं। गीतकार हैं शांतनु मुखर्जी, इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए।
फिर इसके बाद इस जो एक गीत है इसमें कुछ नदियों की भी चर्चा की गई है, तो जिन नदियों की चर्चा इस गीत में की गई है वो भी पूछा जा सकता है कि हमारा जो राजकीय गीत है उनमें किन नदियों की चर्चा की गई है। तो इनमें आपको नर्मदा, क्षिप्रा और चंबल 3 नदियों का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा, तो इन 3 नदियों के बारे में भी पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसमें विंध्याचल, महाकाल, चित्रकूट, खजुराहो एवं अमरकंटक के बारे में भी बात की गई है, इनका भी उल्लेख है, तो ये भी पता होना चाहिए। लेकिन ज़्यादा जरूरी इसमें क्या है कि किन नदियों का उपयोग जो है चर्चा राजकीय गान में किया गया है, तो उन 3 नदियों के बारे में पता होना चाहिए। नदियां हैं नर्मदा, क्षिप्रा और चंबल। अब आपसे आगे बात कर लेते हैं इनके अक्षांशीय और देशांतर विस्तार के बारे में। मध्य प्रदेश राज्य की जो स्थिति है ये आपको देखने को मिलेगा 21 डिग्री 6 मिनट, ये उत्तरी अक्षांश से लेकर 26-30 तक ये देखने को मिलेगा उत्तरी अक्षांश में। देशांतर की बात करें तो 74 अंश पूर्वी देशांतर से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट तक ये पूर्वी देशांतर में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। तो अक्षांश और देशांतर विस्तार से भी प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं, तो क्योंकि आप राज्य विशेष का अध्ययन कर रहे हैं तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और ज़्यादातर लोगों को पता है क्योंकि जब लाइव क्लासेस चल रही थी तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न जाते थे तो आप बहुत अच्छे से उसका उत्तर करते थे, ज़्यादातर लोगों का सही होता था। मध्य प्रदेश का जो उत्तरी भाग है उसको बोलते हैं मुरैना। सर्वाधिक दक्षिणी जो जिला है उसको बोलते हैं बुरहानपुर। जैसे इस तरह के प्रश्न बनते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन है, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन है, सबसे उत्तरी जिला कौन है, सबसे दक्षिणी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी जिला है वो है मुरैना, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है बुरहानपुर। दूसरी बात आती है सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सिंगरौली, जिसको ऊर्जा राजधानी बोलते हैं, और सबसे पश्चिमी जिला है अलीराजपुर, ये आपको पता होना चाहिए। और जब मध्य जिले की बात आए कि मध्य प्रदेश का मध्य जिला कौन सा है, तो यहाँ पे आपको उत्तर क्या करना है, सागर करना है। ठीक है, बाकी की चीज़ें आपने खुद देखा है, पढ़ा है। अब इसमें जो मैंने बोला था कि मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है, तो आइए उनके बारे में हम देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के कुल 7 जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले संख्या पता होना चाहिए, कितने हैं, 7 जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से हैं, सबसे पहले है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये कहाँ से सीमा बनाते हैं, उत्तर प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ है इनसे 2 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, सीधी और सिंगरौली। अब आप जानते हैं सिंगरौली को क्या बोलते हैं, ऊर्जा राजधानी। कहाँ पे स्थित है, सबसे पूर्वी जिला है। तो सीधी और सिंगरौली जो है ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सीमा बनाते हैं। फिर बात आती है मुरैना और शिवपुरी। मुरैना और जो शिवपुरी हैं ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। तीसरा आता है राजस्थान गुजरात। तो झाबुआ और अलीराजपुर हमारा जिला है, ये राजस्थान और गुजरात से लगे हुए हैं। इसके बाद आता है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से एक जिला लगा है जिसको बोलते हैं बालाघाट। तो टोटल 7 ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों से अपनी सीमा साझा करते हैं, मतलब 2 राज्यों से जिनकी सीमाएं जुड़ी हुई हैं। ऐसे टोटल मध्य प्रदेश में 7 जिले हैं और इन 7 के बारे में आपको अपनी जुबान पे हमेशा याद रखना है, याद होने चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं पड़ोसी राज्य व उनसे लगे जिले। जैसे यदि हम आप उत्तर प्रदेश की बात करें, जिले ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पे इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन संख्या क्या है वो पूछी जा सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश से कितने जिले सीमा लगती है, तो उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के 14 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। अब यदि इन 14 जिलों में से जब भी आप परीक्षा देने जा रहे हैं उस वर्ष कोई जिला चर्चा में रहता है तो वो जिला आपको अवश्य पता होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी जिले हैं मध्य प्रदेश राज्य विशेष के बॉर्डर वाले, यदि उनमें से कोई चर्चा में रहता है, वर्ष भर में किन्हीं कारणों से चर्चा में रहता है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसकी सीमा किसी राज्य से लगती है या राज्य से नहीं लगती, तो अपने आसपास कौन से ऐसे जिले हैं जिनसे वो घिरा हुआ है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से करंट अफेयर्स देखेंगे तो कभी समस्या नहीं आएगी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं जिनकी सीमा लगती है, और इन 10 जिलों का नाम याद करने को मैं नहीं कहूँगा क्योंकि इतना जरूरी नहीं है। आगे बात आती है महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र के 9 जिले हैं जिनकी महाराष्ट्र से 9 जिले सीमा बनाते हैं मध्य प्रदेश के। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के 7 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। सबसे कम है गुजरात से। तो ये गुजरात वाले 2 जिले याद रखिएगा कि गुजरात से कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं। पहला है झाबुआ, दूसरा है अलीराजपुर। और जिसमें ज़्यादा है वो मत याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला है, कोई भी ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगा। तो जो कम है, जैसे गुजरात से सिर्फ 2 ही जिले हैं जो सीमा बनाते हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर और एक बार फिर से देख लेते हैं। अब यदि आपसे यहीं से प्रश्न बन जाए कि मध्य प्रदेश राज्य के जो जिले हैं सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य से लगती है, मध्य प्रदेश के जिलों की सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य से लगती है, तो उत्तर आपका क्या होगा, उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पे कौन है, राजस्थान। तीसरे स्थान पे कौन है, महाराष्ट्र। चौथे पे कौन है, छत्तीसगढ़। सबसे कम कौन है, गुजरात। कौन कौन से जिले हैं, झाबुआ और अलीराजपुर। तो आज के लिए इतना ही था, बेसिक जानकारी थी मध्य प्रदेश राज्य विशेष से। आपको इसी तरह से बात हुई है कि सप्ताह में 2 वीडियो मिलेगी, तो हो सकता है अगली वीडियो जो आपकी हो वो मध्य प्रदेश राज्य विशेष के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पे आधारित हो, तो उसके लिए आपको तैयार रखना है। और ये जो बेसिक जानकारी है इसको क्या करना है, क्योंकि आप सबको ज़्यादातर चीज़ें पता हैं, तो करना क्या है, इसमें आपने पहले से नोट्स तैयार किया है, जिन्होंने नहीं किया है वो कर लेंगे। और करना क्या है वो मैं बता देता हूँ। अब इनमें से कोई भी जिला आप समाचार पत्र पढ़ें, कौन सा समाचार पत्र पढ़ें, जो आपके राज्य विशेष को कवर करता है। ठीक है, आपको दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण पढ़ने की जरूरत नहीं है यदि आप सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि राष्ट्रीय संस्करण में मध्य प्रदेश की चीज़ों को ज़्यादातर कवर नहीं किया जाता है। जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं उन्हीं चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है कि आप अपने राज्य विशेष का कोई समाचार पत्र देख लीजिए, जिसका आप देख लीजिए भोपाल संस्करण मिल जाए आपको, किसी भी समाचार पत्र, क्योंकि भोपाल आपकी राजधानी है, तो जो भोपाल संस्करण मिलेगा किसी समाचार पत्र का, मैं समाचार पत्र का नाम नहीं लूंगा, तो जिसका भी पढ़ना है आपको भोपाल संस्करण पढ़िए, तो मध्य प्रदेश पूरा उसमें आपको कवर मिलेगा। और क्योंकि आप मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश से संबंधित ही करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उन्हीं करंट अफेयर्स से आपकी हिस्ट्री में प्रश्न बन जाएगा मध्य प्रदेश के, उन्हीं से भूगोल के प्रश्न बन जाएंगे, उन्हीं से अर्थव्यवस्था के प्रश्न बन जाएंगे। तो आप सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य विशेष के समाचार पत्रों को अच्छे से पढ़ें, केवल यदि आप मध्य प्रदेश राज्य विशेष की तैयारी कर रहे हैं। तो यदि आप यूपीएससी की कर रहे हैं तो आपको राष्ट्रीय संस्करण पढ़ना जरूरी है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि राष्ट्रीय संस्कृत यदि आप पढ़ते हैं तो अर्थव्यवस्था का जो पेज होता है, अर्थव्यवस्था का जो खंड होता है, उसको पढ़ने का प्रयास करें। क्यों पढ़ना है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसी शब्दावलियां होती हैं कि यदि आप ध्यान नहीं देंगे, अभी से उनका अध्ययन करना नहीं प्रारंभ करेंगे, उनको अपने दिमाग में नहीं रखेंगे, तो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए उत्तर लेखन आप नहीं कर सकते, वहाँ पर आपको समस्या देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है कि एक तो सबसे पहली बात भोपाल संस्करण पढ़ना है किसी भी पेपर का, हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण, पायनियर और आपका जो क्षेत्रीय चलता है किसी का भी पढ़िए, लेकिन भोपाल संस्करण पढ़िए, वहां से मध्य प्रदेश राज्य विशेष कवर हो जाएगा आपका समाचार पत्र से। दूसरी बात आती है कि आपको अर्थव्यवस्था का पढ़ना है, तो यदि आपका जो पेपर मिल रहा है वहां पे अर्थव्यवस्था के अच्छे खंड दिए हुए हैं, एक पेज पूरा दिया हुआ है अच्छे से, तो आप वहां से कवर करिए। अन्यथा यदि नहीं दिया है तो उस दशा में आपको क्या करना है, राज्य विशेष को छोड़कर आपको राष्ट्रीय संस्करण पर जाना है और उसकी अर्थव्यवस्था के खंड को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करना है। क्योंकि अर्थव्यवस्था की जब तक शब्दावलियां आपको नहीं समझ में आएंगी आप उत्तर लेखन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी शब्दावलियां लगें कि नहीं ये टिपिकल है, भूल जाएंगे, अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई, तो उसको नोट डाउन करते एक कॉपी बना लीजिए, उसमें शब्दावलियों को नोट कर लीजिए। क्योंकि जब तक आपका एग्जाम हो तब तक कम से कम आपके पास 50 से 100 शब्द ऐसे रहें जो सिर्फ और सिर्फ अर्थव्यवस्था में प्रयोग होते हैं, तो आपका उत्तर जो है वो बेहतर होगा। क्योंकि यदि आप सामान्य शब्दों का प्रयोग अपने अर्थव्यवस्था के उत्तर लेखन में करते हैं तो उस हिसाब से आपको नंबर नहीं मिल सकते हैं, इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। तो यहीं से आपसे विदा लेते हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।